ठंडी गुफा के अंदर 5 जुगाड़ू बहू की खेती रसोई। नीलम, मीनाक्षी, अर्पिता और निकिता कंधों पर डंडों के दोनों सिरों पर पानी से भरी बाल्टियां टांगे तेज धूप में पहाड़ से नीचे उतर रही होती हैं। साथ ही 5 महीने की प्रेग्नेंट शिवानी भी होती है। तुम लोगों ने कंधों पर इतनी भारी बाल्टी उठाई है, एक बाल्टी तो मैं भी ला सकती हूँ ना। तुम लोग मुझे क्यों नहीं लाने देते? बड़ा तुझे बड़ी बनने की आदत है ना। अगले जन्म में तू बड़ी बहू बनना और मैं तेरी देवरानी, तब बताऊंगी। मजाक की बात नहीं है। इतनी तेज धूप में पहाड़ों से नीचे उतरना, नदी से बाल्टियों में पानी भरना और फिर दोबारा पहाड़ चढ़कर पानी लेकर आना, सर का पसीना पांव तक आ जाता है। पर अब हम कर क्या सकते हैं? हमारा छोटा सा खेत और गांव सभी तो पहाड़ों के बीच में ही है। ना कोई भारी व्यवस्था है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि नदी से किसी तरह खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। ये तो अर्पिता दीदी ने बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया। कम से कम इतनी तेज धूप में इस जुगाड़ से हम अपने खेत को तो सींच पा रहे हैं। बातें करते हुए निकिता आगे बढ़ रही होती है। तभी निकिता के पलकों के पसीने उसकी आंखों में आ जाते हैं और निकिता का पांव पत्थर से टकराता है और निकिता लड़खड़ाते हुए नीचे की ओर गिर रही होती है। तभी शिवानी निकिता को पकड़ लेती है। संभल कर निकिता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी दीदी, मैं ठीक हूँ। वो पलकों का पसीना आंखों में चला गया, जिससे आंखें धुंधला गई थी और मेरा पाँव पत्थर पर लग गया। मेरा बनाया ये जुगाड़ ही सही नहीं है। कभी पत्थर से ठोकर लगती है तो कभी इतना पसीना होता है कि आंखों में पसीना चला जाता है। दीदी, आपका जुगाड़ गलत नहीं है, गर्मी ही इतनी तेज पड़ रही है। खैर छोड़िए, जल्दी खेत पर पहुंचते हैं। 5 बहुएं पहाड़ से नीचे उतरकर अपने छोटे से पूरी तरह मुरझाई कलियों वाले खेत में आती है, जहां 5 पति तेज चुभती धूप में मिट्टी खोद रहे होते हैं। बहुएं खेत में पानी की बाल्टियां उलट देती हैं। अब बस कुछ और बाल्टियां लेकर आनी है, फिर आज की सिंचाई पूरी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं हो सकता इस खेत का, कोई सिंचाई विचाई नहीं हो सकती। भैया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए। अरे कैसे गुस्सा ना करूं? हम 5 भाइयों के होते हुए भी हमारी पत्नियों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। उनके पाँव में छाले तक पड़ जाते हैं इस तरह खेती करने से। जेठ जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शांत हो जाइए, हम कर लेंगे। भैया सच ही कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं इस तरह खेती करने से। इतनी तो हमारी फसल भी नहीं हुई है जितना आप लोगों ने पसीना बहा दिया है। पसीने से लथपथ 5 पति पत्नी अपने छोटे से घर लौट आते हैं। इसके एक कोने में छोटी सी रसोई बनी होती है। बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे सभी पसीने से नहा कर आ रहे हो। खेतों में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? माँ, इतनी मेहनत के बाद भी हम पूरा खेत नहीं सींच पाए। अब इससे कम मेहनत करेंगे तो खेत की मिट्टी भी नहीं बचेगी। अरे तुम लोग परेशान मत हो, हम किसानों पर मौसम की मार तो पड़ती रहती है, हमें टूटना नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप लोग बैठिए, सभी थके हुए हैं, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। इतना कहकर शिवानी मिट्टी का चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू करती है। मुझे 4 चूल्हे क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमारे घर में तो एक ही चूल्हा है। गर्भवती शिवानी बेहोश होकर चूल्हे पर गिरने वाली होती है। तभी निकिता तुरंत शिवानी को पकड़ लेती है। दीदी होश में आइए। दीदी, भाभी, शिवानी भाभी को क्या हुआ? लगता है दीदी बेहोश हो गई है, थोड़ा पानी लाओ। प्रीति गिलास में पानी लाकर शिवानी के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। शिवानी को होश आता है। शिवानी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ नहीं हुआ था, तुम बच्चों के साथ बैठो, खाना बनाना है हमें। खाना तो मैं बना रही थी ना, तो आप क्यों बनाएंगी? क्योंकि तुम्हें नींद लग रही थी ना, तुम तो चूल्हे में गिरने वाली थी। यहाँ मैं चूल्हे पर गिरने वाली थी? हाँ शिवानी, तुम प्रेग्नेंट होना है इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए होंगे। तुम आराम करो, भाभीियों को खाना बनाने दो। शिवानी सभी के साथ बैठ जाती है। वहीं नीलम और मीनाक्षी खाना बनाती हैं और जमीन पर खाना परोसती हैं। तेज गर्मी और उमस की वजह से सभी के चेहरे पसीने से भरे होते हैं। अरे इतने पसीनों के बीच कोई खाना खा सकता है क्या? मुझे नहीं खाना है खाना, यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे भी नहीं खाना है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हें बड़ा भी तो होना है। पर हमें बहुत गर्मी लग रही है, देखिए हमारे चेहरों पर कितना पसीना है। तुम बच्चों मेरे पास आओ, मैं अपने आंचल से तुम लोगों को ठंडी हवा देती हूँ। मीनाक्षी तीनों बच्चों को अपने पास बिठाकर आंचल से हवा करने लगती है और शिवानी अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शिवानी और निकिता जंगल में लकड़ियां लेने आई होती हैं। तभी उन्हें एक बांस के पेड़ के पास सूखे बांस के फट्टे दिखाई देते हैं। दीदी, ये बांस के फट्टे यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन हम इससे हाथ का पंखा बना सकते हैं। निकिता बांस के फट्टे उठाकर शिवानी के साथ घर की तरफ आती है। तभी जंगल के रास्ते में 2 पहाड़ों के पीछे गुफा दिखती है। ये देखो निकिता, हमारे गांव में एक गुफा भी है और हमें पता भी नहीं था। कैसे पता होगा दीदी? पहाड़ों के बीच छुपी हुई है जो।
शिवानी और निकिता घर आती हैं और शिवानी बांस के फट्टे को आपस में बांधने लगती है और एक हाथ पंखा बनाती है और दोपहर में खाना खा रहे अपने परिवार को हाथ पंखे से हवा कर रही होती है। वाह बहू, ये तो काफी अच्छी हवा दे रही है। भाभी आपने बहुत सही चीज बनाई है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तेज धूप में पांचों बहुएं पहाड़ से उतरकर नदी से अपनी अपनी बाल्टियों में पानी भर रही होती हैं। आज तो बहुत ही तेज धूप है, कल से ज्यादा गर्मी है। दीदी आज तो इतनी तेज धूप है कि मेरे पैर जलने लगे हैं और छाले भी पड़ रहे हैं। गर्मी की बात करने से हमारी खेती नहीं होगी। हम 5 बहुओं को अपने पतियों का साथ देना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पांचों बहुएं पथरीले पहाड़ चढ़ती हैं। तभी थकान की वजह से मीनाक्षी बेहोश होकर गिर जाती है। दीदी, अरे मीनाक्षी दीदी तो बेहोश हो गई। नीलम अपनी बाल्टी से थोड़ा पानी निकालकर मीनाक्षी के चेहरे पर डालती है, जिससे मीनाक्षी को थोड़ा होश आता है। मीनाक्षी की कोहनी में चोट आई होती है। क्या हुआ था? अचानक रात कैसे हो गई थी? मीनाक्षी, रात नहीं हुई थी, तुम बेहोश होकर गिर गई थी। ये देखो तुम्हारी कोहनी पर चोट लग गई है। तुम लोग बेवकूफ हो क्या? मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे चक्कर आ गए। बस अचानक से आंखों के सामने काला अंधेरा हुआ और फिर कुछ याद नहीं। दीदी, अब आपको हमारे साथ पानी लाने की जरूरत नहीं है। आज जितना भी पानी लाना है वो हम लोग लेकर आएंगे। आप शिवानी दीदी के साथ खेत में जाकर बैठिए। सभी नीचे खेत में आती हैं और सारी बात अपने पतियों को बताती हैं। आज मीनाक्षी बेहोश हुई है, कल को तुम लोग भी बेहोश हो जाओगे। इस तरह अपने परिवार को परेशान करके खेती करने का क्या फायदा? और इस तरह हम खेती भी नहीं कर पा रहे हैं कि किसी तरह धूप में हमारा पूरा खेत फसल से लहरा सके। हमारे घर में खाने की सब्जियां नहीं बची है और ना ही हम पूरे खेत में खेती कर पा रहे हैं। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि हम खेत के बस छोटे से हिस्से को पानी से सींचे और उसी में सब्जियां उगाए। अगर हम सिर्फ छोटे से हिस्से में खेती करेंगे तो हमारे लिए पानी से बहुत अच्छी सब्जियां उग जाएंगी। पांचों पति एक छोटे से हिस्से को अलग करती हैं। वहीं नीलम, अर्पिता और निकिता नदी से पानी भरकर अपने खेतों को सींचने लगती हैं। इसी तरह रोज तेज चिलचिलाती धूप में पांचों बहुएं अपने खेत के छोटे से हिस्से की पानी की जरूरत पूरी करती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मीनाक्षी चूल्हे पर खाना बनाने बैठी होती है। भाभी, आज खाने में क्या बनाएंगे आप? हमारे खेतों में कुछ सब्जियां उगी है, आज सोच रही हूँ वही सब्जियां डालकर खिचड़ी बना दूं। मीनाक्षी चूल्हे पर पतीला रखती है और चूल्हे में लकड़ियां डालती है, जिससे चूल्हे की आग तेज हो जाती है और पूरे घर में चूल्हे से निकला धुआं फैल जाता है। मम्मी मम्मी, आंखों में जलन हो रही है। मम्मी बंद करो ये धुआं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बहू, यह अचानक चूल्हे से इतना ज्यादा धुआं क्यों होने लगा? पापा, इस चूल्हे की वजह से। मीनाक्षी तुरंत चूल्हे की लकड़ियां बुझाती है। मीनाक्षी, ये चूल्हा बाहर लेकर चलो, हम बाहर बैठकर रसोई बनाएंगे। घर में सभी को बहुत दिक्कत होती है। नहीं नहीं बहू, बाहर बहुत तेज धूप है। माँ जी, दीदी सही कह रही है। घर में सबको तकलीफ देने से अच्छा है कि हम बाहर जाकर खाना बनाएं। मीनाक्षी घर के बाहर चूल्हा लेकर आती है और तेज धूप में चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। वहीं धूप और चूल्हे की आग में मीनाक्षी का पूरा शरीर झुलस जाता है। ऐसी रात होती है। पूरा परिवार अपने छोटे से घर में जमीन पर एक दूसरे से चिपक कर सो रहा होता है। मीनाक्षी, ये तुम्हारे हाथ झुलसे हुए क्यों हैं? तुम जल गई थी क्या? नहीं, ये झुलसने के निशान तो धूप और चूल्हे की गर्मी की वजह से है। मैं इन पर आलू लगाऊंगी तो ठीक हो जाएंगे। से उठ, तू मेरी चोटी पर सोया है। अरे तुम दोनों थोड़ा साइड हट कर जाओ, मेरा हाथ मत दबाओ। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा, रामलाल और पांचों बेटे घर के बाहर खड़े होते हैं। वहीं पांचों बहुएं घर के अंदर नहा रही होती हैं। तभी वहां पड़ोसन कांति और शांति आती है। शारदा, घर के बाहर क्यों खड़ी हो? बहुएं अंदर नहीं आ रही हैं, इसलिए हम बाहर खड़े हैं। क्यों, अपनी बहुओं की पहरेदारी कर रही हो क्या? अरे बाहर तो इन्हें खड़ा ही रहना पड़ेगा। इन्होंने बाथरूम कहाँ बनवाया है? घर के कोने में इनकी बहुएं नहाती हैं। अगली सुबह पांचों बहुएं बाजार में राशन की दुकान पर आई होती हैं। क्या 110 रुपए किलो? नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा है, कुछ कम कीजिए। अरे इनकी क्या औकात है कि ये 1 किलो दाल लेंगी? नखारे निकम्मे आदमियों की पत्नियां जो हो तुम। दुकानदार से दाल और दूसरी जरूरत की चीजें खरीदकर पांचों बहुएं घर लौट आती हैं। आ गई मम्मी, मम्मी आज आलू दम बनाओ। हमारे खेतों में आलू भी है और उसी से आलू दम बनाती हूँ। शिवानी आलू और बर्तन लेकर घर के बाहर चूल्हे के पास आती है और चूल्हे में आलू उबालने को रखती है। आलू उबलने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक चूल्हे के पास क्यों बैठी रहूं? शिवानी खड़ी हो जाती है। तभी शिवानी का पल्लू चूल्हे की लपट में आ जाता है। आग आग, मेरे पल्लू में आग लग गई। अरे कोई बचाओ। शिवानी की आवाज सुनकर पूरा परिवार बाहर आता है और निकिता तुरंत शिवानी के जलते हुए पल्लू को फाड़ देती है। थैंक यू निकिता, तुमने समय पर मुझे बचा लिया।
बहू, आज से तुम्हें घर के बाहर चूल्हा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर धूप और चूल्हे की आग में तुम्हारी चमड़ियाँ झुलस जाती है। तुम लोग घर में ही रसोई बनाओ। शिवानी चूल्हा घर के अंदर लगाती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। माचिस की डिब्बी की तरह छोटा सा तो घर है हमारा। एक चूल्हा जलता नहीं कि पूरा घर भट्टी बन जाता है, और रात को जब सोने की बारी आती है तो करवट बदलने की जगह नहीं रहती है। ये सब मेरी ही गलती है। मैं ही अपने परिवार के लिए अच्छा घर नहीं बनवा पाया, न तुम्हें पढ़ा पाया और ना ही सही से काम करके तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाया। नहीं पापा जी, आप खुद को गलत समझ रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि जब तक हम सब साथ हैं हमें अपने ससुराल में कोई परेशानी नहीं है। बहू अपने पति और सास ससुर को दिलासा देती हैं और गर्मियों में परेशानियां झेलते हुए काम करती रहती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तेज धूप में अपने खेतों में काम करके पांचों भाई अपनी पत्नियों के साथ घर लौटते हैं। सभी के चेहरे पसीने से भरे होते हैं और कपड़े शरीर से चिपके होते हैं। मम्मी पापा, आप लोग अकेले अकेले नदी से नहा कर आ रहे हैं ना? नहीं बेटी, हम नदी से नहा कर नहीं आ रहे हैं, हम तो अपने खेतों से आ रहे हैं। बहू, आज दोपहर का खाना तुम लोग नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगी। क्यों मम्मी जी? क्योंकि तुम लोगों की पहली ही गर्मी की वजह से हालत खराब है। इतना कहकर शारदा चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। बहुओं ने जो हाथ पंखा बनाया है उससे चूल्हे में हवा करके आग थोड़ी तेज कर लेती हो, फटाफट खाना बन जाएगा और धुआं भी नहीं होगा। शारदा हाथ पंखे से चूल्हे में हवा करके खाना बनाने लगती है। तभी चूल्हे से चिंगारी उड़कर घर के छप्पर पर लगे सूखे पुआल पर पड़ती है, जिससे पुआल जलने लगता है। हाथ पंखे से हवा कर रही हूँ, फिर भी काफी तेज गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तो बहू ही खाना बनाती है, तब भी नहीं होती है। अरे ये छत से ताप क्यों आ रही है? पूरा परिवार एक साथ छत की तरफ देखता है जहां पूरी छत जल रही होती है। धीरे धीरे पूरा घर आग की चपेट में आ रहा होता है। आग आग, घर में आग लग गई है। आग लग गई है? इतनी गर्मी में आग किसने लगा दी? अरे नीलम, जल्दी बच्चों और प्रीति को लेकर घर से बाहर निकलो। मम्मी पापा, आप लोग भी जल्दी बाहर चलिए। रुक, थोड़ा सामान ले लेती हूँ वरना सब जल जाएगा। अरे माँ, सामान दूसरा आ जाएगा, पर तुम जल गई तो तुम्हारी फोटोकॉपी नहीं निकाल पाएंगे हम। पांचों भाई अपने पूरे परिवार को सही सलामत जलते हुए घर से बाहर निकालते हैं। उनके बाहर निकलते ही पूरा घर ध्वस्त होकर जलने लगता है। ए जालिम, तुझे हम गरीबी ही मिलते हैं अपने मनोरंजन के लिए। क्यों जला है तूने मेरा घर? अरे मेरे पूर्वजों की जमीन पर बना हुआ घर था, इतनी बुरी तरह जल गया। मम्मी मम्मी, हमारा घर कहाँ गया? मुझे मेरे घर में जाना है। हाँ, मुझे भी अपने घर में जाना है। हमें अपने घर में लेकर चलिए। अब इतने बड़े परिवार को लेकर हम कहाँ जाएं? हम खेत में जा सकते हैं। पूरा खेत टिड्डों से भरा होता है और टिड्डे पांचों बहुओं के जुगाड़ से उगाई सब्जियां खा रहे होते हैं। हे भगवान, इतने सारे टिड्डे कहाँ से आ गए? अब हम क्या करेंगे? मम्मी मम्मी, ये टिड्डे मेरे चेहरों पर बैठ रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहीं ठिकाना नहीं है हम गरीबों का। अरे इतनी तेज धूप में भी इन टिड्डों ने हमारे खेतों पर कब्जा कर लिया है। अब हम बेघर होकर इस गर्मी में कहाँ जाएंगे? ना घर है हमारे पास और ना ही ऐसी कोई जगह जहाँ हम जा सके। क्यों ना हम जंगल चले? वहाँ 2 पहाड़ों के बीच में एक गुफा का रास्ता है। अंदर तो मैं कभी नहीं गई, लेकिन वहाँ हमें रहने की अच्छी जगह मिल जाए। बहू, मुझे जहाँ लगता है कि हम सिर छुपा सकते हैं, तुम हमें वहाँ लेकर चलो, क्योंकि हमारे पास अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची है। निकिता पूरे परिवार को लेकर जंगल की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। निकिता अंधेरे में सभी को 2 पहाड़ों के बीच बने एक गुफा के पास लेकर आती है। तभी कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई देती। मम्मी, ये कैसी आवाज आ रही है? यहाँ भूत रहता है क्या? नहीं बेटा, यहाँ कोई भूत नहीं रहता है, ये तो जंगल की आवाजें हैं। जल्दी आप लोग गुफा के अंदर चलिए। गहरे काले अंधेरे में सभी गुफा के अंदर आते हैं। अरे वाह, ये तो ठंडी गुफा है। अंदर आते ही गर्मी का नामो निशान खत्म हो गया है। पर ये कैसे हुआ? अंधेरे में रामलाल अपनी जेब से माचिस निकालकर जलाता है। तभी चमगादड़ों का एक झुंड उड़ते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है। जगह तो हमारे रहने के लिए ठीक है, पर यहाँ तो जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं और चमगादड़ भी है। अब यहाँ कैसे रहेंगे? जंगली जानवरों चमगादड़ों से तो हम सिर्फ आग जलाकर बच जाएंगे। इतना कहकर अंधेरे में ही नीलम मीनाक्षी के साथ जंगल में आती है और कुछ टहनियां तोड़कर वापस ठंडी गुफा में आकर गुफा के मुंह पर टहनियां जलाती है, जिससे पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। ठंडी गुफा में पानी का कुंड और पूरी गुफा साफ साफ दिखने लगती है। अरे वाह, इस गुफा में पानी की भी व्यवस्था है और कितनी बड़ी जगह है। इतनी रात को गए, हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिलहाल ऐसे ही सो जाते हैं। कल सुबह पूरा गुफा देखेंगे और सोचेंगे कि हमें यहाँ कैसे रहना है।
ठंडी गुफा में ठंडक पाकर पूरा परिवार यहाँ वहां दीवारों की टेक लेकर सो जाता है। ऐसी रात गुजरती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी से पूरी गुफा रोशन हो जाती है और सभी जाग जाते हैं। अरे वाह, गुफा में कितनी अच्छी रोशनी हो रही है। दो पहाड़ों के बीच होने के बावजूद यहाँ इतनी अच्छी धूप आ रही है। मम्मी जी, धूप तेज हो रही है इसलिए गुफा तक पूरी रोशनी आ रही है। आधी गुफा तो सीधे सूरज की रोशनी के सामने है, इसलिए रोशनी तो आएगी ही। अब अगर हमें इस ठंडी गुफा में ही रहना है तो हमें काफी चीजों की व्यवस्था करनी होगी। सबसे पहले तो हमें अपनी रसोई बनानी होगी। अगर हम रसोई बना भी लेते तो खाएंगे क्या? हमारे पास तो कुछ खाने को ही नहीं है। हम जंगल में हैं, यहाँ हमें काफी फल मिल जाएंगे खाने के लिए। फिलहाल तो आज खाने का इंतजाम करते हैं। रसोई और दूसरी जरूरत की चीजें हम बना लेंगे। आप लोग जाकर जंगल से कुछ फल लेकर आइए। पांचों भाई गुफा से निकलकर जंगल में फल लेने चले जाते हैं। मैं और नीलम थोड़ी जगह साफ करके मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। तब तक शिवानी, तुम प्रीति के साथ जाकर जंगल में जाओ और कुछ लकड़ियां लेती आओ। सभी बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। शिवानी जंगल से टहनियां लेकर आती है। वहीं अर्पिता और निकिता मिट्टी लाकर बर्तन बना रही होती है और नीलम और मीनाक्षी मिट्टी का चूल्हा बना रही होती हैं। मिट्टी का चूल्हा तो हमारा बन गया, बस थोड़ा सूख जाए फिर तैयार हो जाएगा। बर्तन तो हमने भी बना लिए हैं। हम भी मिट्टी के बर्तन बना ही रहे हैं। थाली ग्लास तो बन गया, बस बड़े बर्तन बनाने बचे हैं। थोड़ी देर में पांचों भाई ढेर सारे फल लेकर गुफा में आते हैं। वहीं पांचों बहुएं एक साथ बैठी होती हैं। देखो, हम जंगल से कितने सारे फल मिले। जंगल में काफी फल हैं। थैंक यू पापा, हमें बहुत तेज भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हमें फल दे दीजिए। हाँ भैया, कल सुबह से ही हमने कुछ नहीं खाया है। पूरा परिवार साथ बैठकर ठंडी गुफा में फल खाता है और गुफा का ठंडा पानी पीता है। अरे वाह, इस ठंडी गुफा का पानी भी बहुत ठंडा और मीठा है। ये पानी बहुत अच्छा है। हम इस गुफा में तो आराम से रह सकते हैं, पर रोज फल ही थोड़े खाएंगे। हमें अनाज भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? उसका भी जुगाड़ है। आप दोनों को याद है सुबह सुबह कितनी अच्छी रोशनी आ रही थी गुफा में? हाँ भाभी, बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी गुफा में। तो हम गुफा की जमीन में ही खेती करेंगे। यहाँ ठंडक भी है और पानी और सूरज की रोशनी भी है। हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। ये सब तो ठीक है, पर हमारे पास बीज या कोई सब्जी नहीं है बोने के लिए। वो कहाँ से आएंगे? बीज तो नहीं, पर अगर हम सड़ी गली सब्जियां बाजार से लेकर आए और उन्हें बोए तो वो बीज का ही काम करेगी। उनसे भी तो सब्जियां उग सकती है। ठीक कह रही हैं भाभी आप। हम अभी बाजार जाकर सड़ी हुई सब्जियां लेकर आते हैं। इतना कहकर पांचों भाई बाजार की तरफ निकल जाते हैं। दीदी, जब तक ये लोग बाहर से वापस आते हैं तब तक हम गुफा में खेती के लायक जमीन तैयार कर लेते हैं। बहुओं, पर तुम जमीन कैसे तैयार करोगी? हम नदी के पास की थोड़ी उपजाऊ मिट्टी लाकर गुफा की जमीन में बिछा देंगे, जिससे हम अपनी खेती कर पाएंगे। नीलम और निकिता जंगल की नदी के पास जाती हैं और अपने मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी भरकर ठंडी गुफा में आती हैं और खेती की जमीन बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में गुफा का एक कोना खेती लायक जमीन में बदल जाता है। तभी पांचों भाई भी बाजार से वापस आ जाते हैं। अरे वाह, आप लोगों ने तो जमीन भी तैयार कर ली है और काफी अच्छी जमीन तैयार की है। किसान की बीवियां हैं, इतना तो आता ही होगा हमें। बहुत गर्मी है, आप लोग थक गए होंगे। आप लोग बैठे, हम बीज बो देते हैं। निकिता बीज लेकर अलग अलग कतारों में अलग अलग सब्जियां बो देती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और फिर अगली सुबह सभी गुफा में बैठे होते हैं। हमें फल खाने का मन नहीं कर रहा है। हम रोटी दाल चावल खाने वाले आदमी हैं। ऐसा कुछ खाना होता तो अच्छा रहता। अगर ऐसी बात है तो मछलियाँ चलेंगी क्या आप लोगों को? मछलियाँ, फिर पेड़ के कंदमूल। मुझे तो पेड़ की कंदमूल निकालना आता है और मछलियाँ पकड़ने का भी जुगाड़ है मेरे पास। अरे बहू, ऐसा करो तो मछलियां भी ले आओ और कंदमूल भी। हम दोनों साथ में खाएंगे। दोनों ही पौष्टिक आहार होते हैं। हाँ पापा जी, आप ठीक कह रहे हैं। चलो निकिता, हम कंदमूल और मछलियाँ लेकर आते हैं। अर्पिता सभी के साथ नदी के किनारे आती है। अर्पिता, तुम नदी से मछली कैसे पकड़ोगी? हमारे पास न जाल है ना कांटा। भाभी, हमारी साड़ी के पल्लू है ना, मैं पानी में बैठ जाती हूँ और आप मेरे पल्लू को पकड़कर थोड़ी देर खड़ी हो जाइए। जैसे ही कोई मछली पल्लू में फंसेगी, आप पल्लू ऊपर उठा दीजिएगा और निकिता तुरंत मछली पकड़ लेगी। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। आप लोग मछली पकड़ के लाइए, मैं तुरंत मछली पकड़ लूंगी। अर्पिता गले तक पानी में बैठ जाती है और नीलम उसके पल्लू पकड़कर जाल की तरफ पकड़ी होती है। तभी 2-4 मछलियां पल्लू के पास आती हैं और नीलम तुरंत पल्लू पानी के बाहर निकालती है। निकिता सारी मछलियां अपने हाथों में उठा लेती है। अरे वाह, हमारे पास तो बहुत सारी मछलियां हैं। अरे वाह, एक बार में 4 मछलियां हो गई। अब बस 2-3 बार ऐसे ही और मछलियां आ जाए, फिर हम सभी के लिए 1-1 मछली हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग मछलियां पकड़ो, तब तक हम पेड़ों की जड़ें खोदकर वहां से कंदमूल निकाल लेते हैं। चलो मीनाक्षी।
नीलम और मीनाक्षी जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के पास आती हैं और उनकी जड़ें खोद कर कंदमूल निकालती हैं। ऐसे ही पूरे घर के खाने पर कंदमूल और मछली इकट्ठा कर पांचों बहुएं अपनी ठंडी गुफा में लौटती हैं और नीलम रसोई में अपना मिट्टी का चूल्हा जलाती है। ये गुफा तो बहुत ठंडी है, यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, पर मिट्टी का चूल्हा जलने की वजह से थोड़ी गर्मी हो रही है। हाँ, और कल रात जानवरों से बचने के लिए हमने जो आग जलाई थी उससे भी काफी गर्मी लग रही थी। हाँ, इस चूल्हे की गर्मी से बचने का कोई तो इंतजाम हमें करना पड़ेगा और उससे पहले हमें रात की रोशनी का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आज रात अंधेरे में बितानी पड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं तो कह रही थी कि कुछ ज़रूरी सामान घर से ले आती हूँ, पर इन बच्चों ने मुझे कुछ नहीं लेने दिया। अगर घर का एक लालटेन भी ले लेती तो दीमक के छत्तों से तेल निकाल कर भी लालटेन जल जाता। बस इतनी सी बात, लालटेन तो अभी तैयार हो जाएगा और दीमक के छत्तों से तेल भी निकल जाएगा। पर बहू, तुम लोग लालटेन कैसे बनाओगी? मैं गांव में एक भंगार वाले को जानती हूँ, उसके पास से कांच की कोई भी गोल चीज लेकर आती हूँ और उसी गोल चीज के हिसाब से मिट्टी का ढांचा बना दूंगी और उसमें कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा दीमक के तेल में भिगो कर जला देंगे रात में। और जानवरों के खतरे से बचने के लिए गुफा के बाहर सूखी लकड़ियां जला देंगे। जब तक दीदी लालटेन बनाती है तब तक हम दीमक के छत्तों से दीमक भगाकर तेल निकाल लेते हैं। मीनाक्षी गुफा से निकलकर गांव के एक भंगार वाले के पास आती है। अरे, उन बोरों में कांच का सामान पड़ा है, आपको जो सामान समझ में आए वो ले लीजिए, पर उसके पैसे लगेंगे। पैसे? भैया पैसे तो नहीं है, पैसे आपको मैं थोड़े दिनों के बाद दे दूंगी। तो सामान भी 1 महीने बाद ही ले जाना, जाओ यहाँ से। कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, क्या करूं? आइडिया, हमारा जो घर जला है वहाँ कुछ लोहे का सामान तो जरूर मिल जाएगा, उसी को बेचकर कांच की बोतलें खरीद लूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी अपने जले हुए घर के पास आती है और राख में से लोहे की छड़ें निकालकर भंगार वाले के पास आती है और लोहे की छड़ों के बदले में कांच की कुछ बोतलें ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ निकिता एक पेड़ पर बने दीमक के छत्तों पर गीली पत्तियों से धुआं करके दीमकों को भगा देती है और उनकी छत्तों को निचोड़कर एक बर्तन में तेल निकालकर अपनी गुफा में आती है। तब तक मीनाक्षी भी गुफा में आ चुकी होती है। इन कांच की बोतलों के ढक्कनों में छेद करके हम अगर तेल भरकर इसके ढक्कन से एक कपड़ा बाहर निकाल दे और वो रात भर आराम से जलेगा और इन्हीं कांच की बोतलों को काट कर इनके दोनों सिरों को मिट्टी लगाकर हम लालटेन की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीनाक्षी 2 बोतलों के दोनों सिरों को काट कर मिट्टी से लालटेन का ढांचा बनाती है और बोतलों को लालटेन में लगी कांच की तरह इस्तेमाल करती है। वहीं कुछ बोतलों के ढक्कनों में छेद करके कपड़ों के लंबे टुकड़ों को दीमक के छत्ते से तेल में भिगोकर रख देती है। ठंडी गुफा में आप सभी का गर्मा गर्म खाना तैयार है। नीलम मिट्टी के बर्तनों में पूरे परिवार को गर्मा गर्म मछली और पानी में उबली हुई कंदमूल परोसती है। अरे वाह, ये कंदमूल तो काफी ताजे हैं और मछली भी बहुत अच्छी लग रही है। वाह मम्मी, क्या खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ आंटी, और आपकी नई वाली डिश भी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे रात हो जाती है। सूरज ढलते ही बहुएं गुफा के बाहर कुछ लकड़ियां जला देती हैं और गुफा के चारों तरफ भंगार से बनी अपनी लालटेन टांग देती हैं। गुफा के अंदर हल्की रोशनी फैल जाती है। शाबाश बहू, बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया तुम लोगों ने। अब गुफा के अंदर भी ठंडक है और इस हल्की रोशनी से भी आराम से भी सो सकते हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार अपनी ठंडी गुफा में अपनी खेती और रसोई के बीच आराम से सो जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गुफा के अंदर बैठा होता है। बहू, तुम लोगों ने गुफा के अंदर रसोई और खेती तो बहुत अच्छी बनाई है, पर गुफा की जमीन पर सोने से मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया है। इसका भी कुछ हल निकाल दो। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि इसका कुछ जुगाड़ करूं, क्योंकि मैं भी जब जमीन पर लेट जाती हूँ तो फिर उठ नहीं पाती और इस पेट की वजह से काफी दिक्कत होती है। हाँ, मेरे पास एक जुगाड़ है। अगर हम सीधे तनों को बेड की तरह बिछा दे और उन पर जंगलों में मिलने वाली सूखी घास डाल दे तो ये काफी नरम और मजेदार बिस्तर बन जाएगा। पांचों बहुएं जुगाड़ू जंगल में चली जाती हैं और बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते और नरम घास इकट्ठा करके सभी के लिए गुफा में लेकर आती हैं। पांचों बहुएं एक के ऊपर एक लकड़ियां रखकर उनके ऊपर नरम घास और केले के पत्ते बिछाती हैं और गुफा के अंदर कई सारे नरम बिस्तर तैयार कर देती हैं। ऐसी रात हो जाती है और पूरा परिवार ठंडी गुफा की रसोई में खाना खाकर अपने नए बिस्तरों पर आराम से लेट जाता है। वाह मम्मी, ये जगह तो बहुत अच्छी है और बिस्तर भी बहुत अच्छा है। अब आर्यन मेरी चोटी नहीं दबाएगा। हाँ मम्मी, और यहाँ अब मुझे सोने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आज हम सब आराम से इसी गुफा के अंदर सोएंगे। वाह बहू, तुमने क्या बिस्तर बनाया है अपनी ठंडी गुफा में। बहुत आरामदायक है ये बिस्तर। हाँ, वाकई ये बिस्तर बहुत नरम और मुलायम है और सबसे अच्छी बात, ये बिस्तर कभी खराब भी नहीं होगा और इसकी लकड़ियां भी हमारे काम आ जाएंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और बहुओं की खेती में फसलें भी आने लगती हैं।
बहुएं सड़ी हुई सब्जियां, गोबर और नीम के पत्तों की खाद मिलाकर अपनी खेती को और उपजाऊ बना देती हैं। कुछ ही दिनों में गुफा के अंदर उनकी खेती बहुत अच्छे से हो जाती है। अरे तुम 5 जुगाड़ू बहुओं ने गुफा के अंदर बहुत अच्छी खेती और रसोई बनाई है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। नहीं नहीं भाभी, सारी परेशानियां कहाँ दूर हुई हैं। हम जिंदगी भर इस तरह थोड़ी रह सकते हैं। हमें पैसे कमाने होंगे, हमें बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है और उनके लिए कपड़े भी खरीदने हैं। हम कब तक ऐसे रहेंगे? इस ठंडी गुफा में भी इतनी जगह नहीं है कि हम सब्जियों की खेती करके अमीर हो सके और इतना पैसा कमा सके। अब हम सब्जियां की खेती नहीं करेंगे। हमारी सारी समस्याएं तो दूर हो गई हैं। अब सिर्फ कपड़ों की समस्या रह गई है। अब हम कपड़ों का ही जुगाड़ करेंगे और अगर वो कामयाब रहा तो हम उसे अपना बिजनेस बना लेंगे। भाभी आप क्या करने वाली हैं? हमने पांचों ने तय किया है कि हम जंगल में रेशम के कीड़े लेकर आएंगे और रेशम से धागे निकाल कर कपड़े बनाएंगे। बहू, ये तो बहुत ही महीन और मेहनत भरा काम है। कीड़ों से रेशम निकाल लोगी पर उन्हें कपड़ों में कैसे बदलोगी? हम लकड़ी से चरखा बनाएंगे और उसी से धागे तैयार करेंगे। 5 बहुएं जंगल से रेशम के कीड़े और कुछ मोटी बेलें लेकर अपनी ठंडी गुफा में वापस आती हैं। 5 बहुएं मोटी बेलों को आपस में पिरोकर रेशम के कीड़ों के लिए अलग अलग कमरे बनाती हैं और रेशम के कीड़ों को उनमें रख देती हैं। अब धीरे धीरे अलग अलग कमरों में रेशम तैयार हो जाएगी और हम उससे रेशम का सूत निकालेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रेशम के कीड़े रेशम देकर मर जाते हैं। मीनाक्षी और नीलम रेशम के कीड़ों से रेशम निकालती हैं। वहीं शिवानी लकड़ियों से चरखा बनाकर सूते तैयार करने लगती हैं। दूसरी तरफ निकिता और अर्पिता सूतों को बुनकर रेशमी मुलायम कपड़ा बनाने लगती हैं। अरे भाभी, ये कपड़ा तो काफी मुलायम है। इनके तो बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अरे बहू, आज तुम्हारी जुगाड़ की वजह से लगता है हमारी जिंदगी संवर जाएगी। पापा जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे, हम कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। पापा जी, मम्मी जी, हमने काफी पैसे इकट्ठे किए हैं। अब हम दोबारा अपना घर बनाएंगे। मम्मी, क्या जरूरत है दोबारा घर बनाने की? हम इतने अच्छे से इस ठंडी गुफा में रहते हैं, हम यहीं रहेंगे। नहीं आर्यन, नहीं, हम जिंदगी भर इस गुफा के अंदर नहीं रह सकते। जब भी तुम लोगों का मन करे तो तुम लोग इस गुफा में आकर रहना और खेलना, पर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। और अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे और भी अच्छे से कारोबार कर पाएंगे। 5 जुगाड़ू बहुएं अपने जले हुए घर की जमीन को साफ करवाती हैं और वहां एक मजबूत पक्का 5 मंजिला घर बनवाती हैं। साथ ही एक ठंडी रसोई भी बनवाती हैं। अरे वाह बहू, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छी रसोई बनाई है। यहाँ तो उस गुफा की तरह ठंडा है। वो तो होगी ही माँ जी, क्योंकि यहाँ हमने चिमनी भी लगवाई है और वेंटिलेशन का भी पूरा इंतजाम किया है। और यहाँ चूल्हा फूकने की भी जरूरत नहीं है, हमने यहाँ इंडक्शन भी लगवाया है। शाबाश बहू, ये सब तुम्हारे ही जुगाड़ की वजह से हुआ है, वरना ये सब तुम लोगों के जुगाड़ के बिना तो कुछ भी मुमकिन ही नहीं था। दूसरी तरफ 5 पति अपने खेत में आदमियों से रेशम की खेती करवाते हैं। अब 5 पति अपनी पत्नियों के जुगाड़ की वजह से गांव के जाने माने बिजनेसमैन बन चुके होते हैं और कुछ दिनों बाद शिवानी एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। और अब 5 जुगाड़ू बहुएं अपने रसोई और खेती के जुगाड़ से हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं और सभी हॉल में लग्जरी डाइनिंग टेबल पर एसी के नीचे कई तरह के भोजन का आनंद लेते हुए अपनी ठंडी गुफा वाली खेती और रसोई की भी बातें करते हैं।